नमस्कार। मैं नयन वार्ष्णेय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म ब्लिस एकेडमी पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं। आप में से काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 के, कहीं न कहीं वो अपने सिलेबस के साथ अनफ़ैमिलियर रहते हैं। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का मैथमेटिक्स का सिलेबस सेशन 2025-26 के लिए। साथ ही साथ हम बात करेंगे कोर्स स्ट्रक्चर की, यानी कि जानेंगे कि आपका जो सिलेबस है, उसमें किस चैप्टर की वेटेज कितनी आपके फाइनल एग्ज़ाम में रहेगी। फिर एक-एक करके हर एक चैप्टर का जो सिलेबस है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन की, यानी कि जो फाइनल एग्ज़ाम आपका होगा, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन कितने परसेंटेज के आपके एग्ज़ाम में रहने वाले हैं। फिर सीबीएसई ने कुछ बुक्स आपको प्रिस्क्राइब कर रखी हैं पढ़ने के लिए, उनको भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड में जिन बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक है, उसमें से कौन-सी एक्सरसाइज़ आपको पढ़नी है, कौन-सी स्किप करनी है, उन सारी ही एक्सरसाइज़ेज़ को मैं मार्क कराऊँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कोर्स स्ट्रक्चर की। तो आपका जो सिलेबस है, इसको टोटल 6 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहली यूनिट है आपकी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर केवल एक ही चैप्टर है, यहाँ पर जो आपको पढ़ना है। और फाइनल एग्जाम के अंदर इसकी जो वेटेज है टोटल 10 मार्क्स की ये रहने वाली है। इसी तरीके से फिर आपकी सेकेंड यूनिट आ जाती है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर टोटल 2 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, और इसकी जो वेटेज रहेगी फाइनल एग्जाम में वो 20 मार्क्स रहेगी। फिर आपकी तीसरी यूनिट यहाँ पर आ जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर केवल एक ही चैप्टर है, और इसकी जो वेटेज है टोटल 4 मार्क्स की आपके फाइनल एग्जाम में रहेगी। फिर फोर्थ यूनिट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री सबसे बड़ी यूनिट है, इसके अंदर टोटल 5 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, और जो वेटेज है इसकी एग्जाम में टोटल 27 मार्क्स की है। फिर आपकी फिफ्थ यूनिट यहाँ पर आती है, जो कि मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन के अंदर टोटल 2 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, और इसकी जो वेटेज है ये टोटल 13 मार्क्स की रहेगी। फिर आपकी लास्ट यूनिट स्टैटिस्टिक्स आती है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर केवल एक चैप्टर है जो आपको पढ़ना है, और यहाँ पर जो वेटेज रहेगी ये टोटल 6 मार्क्स की रहेगी। तो इस तरीके से जो टोटल आपके मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पर 80 हो जाएंगे। और अगर हम बात करें कि जो टोटल चैप्टर्स अब आपको पढ़ने हैं, यहाँ पर आपके पास टोटल जो चैप्टर्स हैं, ये टोटल 12 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है? जिनको 6 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अब चलिए एक-एक चैप्टर का जो सिलेबस है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, क्लास 9th जो होती है, वो फाउंडेशन होती है आने वाली क्लासेस के लिए। तो आप ये याद रखिएगा, जो भी सिलेबस आप क्लास 9th के अंदर यहाँ पर पढ़ेंगे, उसको काफ़ी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि क्लास 10th के अंदर जो चैप्टर्स आप 9th में एंड कर रहे हैं, वो वहीं से स्टार्ट होने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लास 9th के अंदर फर्स्ट यूनिट जो कि आपकी नंबर सिस्टम है, इसके अंदर आपका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम करके दे रखा है, ठीक है? लेकिन जब आप क्लास 10th में आएंगे तो वहाँ पर फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये बेस डेवलप करेगा क्लास 10th के लिए। सिमिलरली जब नेक्स्ट यूनिट में हम आएंगे अलजेब्रा के अंदर, वहाँ पे आप पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे, ठीक है? वो भी बेस बनेगा क्लास 10 के लिए। तो हर एक चीज़ को समझते हुए पढ़िएगा, ठीक है? रटने की कोशिश नहीं करिएगा, ताकि आप 10th में अच्छे से स्कोर कर पाएँ। तो चलिए अब एक-एक करके हर एक चैप्टर का जो सिलेबस है, उसको हम डिस्कस करते हैं। मेनली जो सिलेबस है, वो लगभग लास्ट ईयर वाला ही है, ठीक है? और फर्स्ट चैप्टर तो आप ऑलमोस्ट पढ़ भी चुके होंगे। याद यहाँ पर ये रखना है कि जिनके पास नई बुक है, उसके अंदर ये वाला टॉपिक आपको नहीं होगा, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन वाला, क्योंकि लास्ट ईयर तक ये जो सिलेबस था उसका पार्ट नहीं था, लेकिन सीबीएसई ने इस साल इसको दोबारा से हमारे मेन सिलेबस के अंदर ऐड अप कर दिया गया है। तो जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, उस बुक के अंदर आई थिंक एक्सरसाइज 1.4 है, जिसके अंदर ये टॉपिक आपको समझाया गया है। तो अगर आपके स्कूल के अंदर इस चीज़ को पढ़ाया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा वहाँ से ये आपको पढ़ना है। फिर आगे तो सिलेबस लगभग सेम ही है जो आपके चैप्टर के अंदर मेंशन कर रखा है, जहाँ पर आप ये समझते हैं कि रेशनल इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। फिर आप nth रूट समझते हैं, कैसे उसको प्लॉट किया जा सकता है नंबर लाइन पे। फिर आप रेशनलाइजेशन और जो लॉज होते हैं एक्सपोनेंट के, वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ पर फिर हमारी सेकंड यूनिट आ जाती है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर जो पहला चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, वो है पॉलिनोमियल। इसमें आपको बेस डेवलप किया जाएगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है? कोएफिशिएंट्स क्या है, ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, इसी तरीके से पॉलिनोमियल की डिग्री, उसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, फिर ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं पॉलिनोमियल का। अब याद क्या रखेंगे,
लास्ट ईयर तक जो रिमाइंडर थ्योरम थी, ठीक है? ये सिलेबस का पार्ट नहीं थी, लेकिन फिर से इस साल इसको ऐड अप कर दिया गया है सिलेबस के अंदर। बाकी फैक्टर थ्योरम, ठीक है? या बाकी के जो टॉपिक्स थे जैसे कि आइडेंटिटीज़ पढ़ते हैं आप लास्ट एक्सरसाइज के अंदर, वो सारी की वैसी रहेंगी, ठीक है? रिमाइंडर थ्योरम आपको ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगी, उसकी एक्सरसाइज मिल जाएगी अगर आपके स्कूल में कराया गया है, तो इस टॉपिक को भी आप यहाँ से पढ़ेंगे। फिर आपका जो थर्ड चैप्टर आपकी बुक के अंदर है, वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे जो कि प्रीवियस क्लासेस क्लास 8th के अंदर हम पढ़ चुके हैं वन वेरिएबल के अंदर, और फिर जो टू वेरिएबल वाला पार्ट है उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम यहाँ पर डेवलप करेंगे और देखेंगे किस तरीके से डेली लाइफ के जो एप्लीकेशंस हो सकती है वहाँ पर इसको अप्लाई किया जा सकता है। फिर यहाँ पर हमारी थर्ड यूनिट आ जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आप पहली बार यहाँ पे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको कार्टेशियन प्लेन समझना है, कोऑर्डिनेट समझने हैं किसी भी पॉइंट के, और जो टर्म्स यहाँ पर एसोसिएटेड होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, उसकी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी है। नेक्स्ट यूनिट फिर हमारे पास ज्योमेट्री आ जाती है। ज्योमेट्री के अंदर जो पहला चैप्टर हम पढ़ते हैं वो है यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर बेसिकली आपको हिस्ट्री समझाई गई है ज्योमेट्री की, किस तरीके से जो डिफरेंट चीज़ें हम यूज़ करते हैं जैसे कि लाइन, रे, पॉइंट, उसकी डेफिनेशन कहाँ से आई, फिर जो हम थ्योरम्स, एक्सियम्स या फिर पोस्टुलेट्स यूज़ करते हैं, कैसे वो डेवलप हुई, ये सारी हिस्ट्री इस चैप्टर के अंदर बताई गई है, जो कि आने वाली ज्योमेट्री का बेस बनती है। तो यहाँ पर मेनली शुरुआत में तो आपको हिस्ट्री ही पढ़नी होती है, फिर सेकंड पार्ट के अंदर यहाँ पर जो यूक्लिड्स थे, ठीक है? उन्होंने आपको 5 पोस्टुलेट्स दी थी, उनका केवल आपको स्टेटमेंट याद करना है, ठीक है? देन फिर सेकंड चैप्टर हमारे पास लाइन्स एंड एंगल आता है। लाइन्स एंड एंगल ऑलरेडी जूनियर क्लासेस के अंदर हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ थ्योरम्स हैं मेनली जिनको हमें यहाँ पर पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक थ्योरम बताई गई है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, और इसका कन्वर्स पढ़ना है, लेकिन इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है, आपको स्टेटमेंट समझना है। लेकिन जो वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला कॉन्सेप्ट होता है उसका प्रूफ आप पढ़ेंगे। और लाइन्स में जो लाइन्स पैरेलल होती हैं एक दूसरे का, उसका स्टेटमेंट याद रखना है या फिर कहें कॉन्सेप्ट याद रखना है, उसका प्रूफ आप इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में भी जूनियर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि कैसे इसके टाइप्स होते हैं, क्या इंटीरियर एंगल का सम होता है, क्या एक्सटीरियर एंगल का सम हो सकता है। तो इस चैप्टर के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट हमको इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के मल्टीपल रूल्स होते हैं, उसमें से जैसे कि एसएएस रूल है, इसका बारे में आपको जानना है लेकिन इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है। लेकिन एंगल साइड एंगल वाला जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है, इसका प्रूफ आप सीखेंगे। इसी तरीके से ट्रिपल एस वाले का आपको प्रूफ नहीं पढ़ना है, आरएचएस वाले का प्रूफ नहीं पढ़ना है। फिर कुछ और भी थ्योरम्स हैं जैसे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, इसका प्रूफ आप पढ़ेंगे। और लास्ट में जो साइड्स अपोजिट होती है इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल, इसका प्रूफ आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? पहले इस चैप्टर में एक और टॉपिक था इनइक्वालिटीज वाला, ठीक है? उसको रिमूव यहाँ से कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर फिर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल आ जाता है। क्वाड्रिलेटरल का बेसिक भी हम क्लास 8th में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल जैसे कि ट्रेपीजियम, रोम्बस पढ़ चुके होते हैं। तो यहाँ पर अब आपसे उम्मीद की जा रही है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो ऑलरेडी आपको याद होंगी, और कुछ नई टॉपिक्स जैसे कि जो डायगोनल्स हैं किसी भी पैरेललोग्राम के, उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके की जो थ्योरम्स यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है? वो आपको पढ़नी है। तो एक बार आप यहाँ से देख लीजिएगा किसका प्रूफ पढ़ना है और किसका स्टेटमेंट पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर फिर हमारे पास सर्किल आता है। सर्किल के बारे में भी बेसिक जानकारी हमें होती है। तो उसी से रिलेटेड कुछ और जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि कॉर्ड्स होती हैं, फिर उससे रिलेटेड क्या थ्योरम्स होंगी, ये सब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, और ये पूरा ही चैप्टर आपको पढ़ना है जो कि आपकी बुक में दे रखा है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यूनिट हमारे पास मेंसुरेशन आती है। मेंसुरेशन के अंदर 2 चैप्टर्स हैं। एक हमारे पास यहाँ पर हेरोन्स फार्मूला करके चैप्टर है। इसका केवल फार्मूला हमको पढ़ना है, और किस तरीके से डेली लाइफ के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप इसका प्रूफ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? पहले एनसीईआरटी के अंदर एक और एक्सरसाइज इसमें होती थी जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स वो आपको देता था, तो वो वाला टॉपिक यहाँ पर आप स्किप कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर आपके पास है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इसके बारे में ऑलरेडी छोटी क्लासेस से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आपके जब सिलेबस को रेशनलाइज़ किया गया था, तो वो सारे टॉपिक्स यहाँ से डिलीट कर दिए गए थे। अब आपको इस चैप्टर के अंदर केवल जो सरफेस एरिया और जो वॉल्यूम है, वो स्फीयर, हेमिस्फीयर और राइट सर्कुलर कोन के लिए आपको यहाँ पर पढ़ना है।
इसके बाद जो आपका लास्ट चैप्टर है, वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप बार ग्राफ पढ़ेंगे, हिस्टोग्राम्स पढ़ेंगे और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपके सिलेबस के अंदर टोटल 12 चैप्टर्स यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन इस बार सीबीएसई ने काफ़ी सारे और भी टॉपिक्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस करे हैं, उसको अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन की। अब यहाँ पर एक बात आपको जो समझनी है वो ये है कि ये जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन आपको सीबीएसई के थ्रू सिलेबस में बताया गया है, ये आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए है। यानी कि जब आपका एकेडमिक ईयर कंप्लीट होता है, तो उसके बाद जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए ये एक ब्लूप्रिंट है कि किस तरीके का क्वेश्चंस कितने परसेंटेज आपके एग्जाम में लगभग पूछे जाएँगे। तो ओवरऑल यहाँ पर 3 पार्ट में इसको बाँटा गया है। जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपसे कहा गया है कि जो पहला टाइप आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चंस का, वो रिमेंबरिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। इसका मतलब क्या है कि जो भी बुक्स के अंदर आप डायरेक्टली एक्सरसाइजेस के अंदर क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे डायरेक्टली आपको कोई फॉर्मूला पुट करना है या फिर चीज़ों को सिंपली पढ़ के आप बता सकते हैं कि क्या आंसर होने वाला है। तो इस तरीके के टोटल 43 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएँगे और ओवरऑल क्वेश्चन पेपर के अंदर जो पार्ट रहेगा ये 54% रहने वाला है। फिर सेकंड चीज़ जो टाइप आपसे पूछे जा सकते हैं वो है एप्लीकेशन बेस्ड, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं, जो भी फॉर्मूले आपने सीखे हैं, उसको किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो ये टोटल 19 मार्क्स के आपके एग्जाम में आएँगे और ओवरऑल जो वेटेज है वो 24% है। फिर जो तीसरा पार्ट यहाँ पर आपको समझाया गया है, ये कहीं न कहीं कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, जैसे कि आदर्शन रीज़न हो गए, केस स्टडी हो गए, जहाँ पे आप पहले चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, फिर इवैल्यूएट करते हैं और फिर सिचुएशन के हिसाब से आप एक नया सॉल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरीके के टोटल 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और जो पेपर में वेटेज रहेगा ये 22% रहने वाला है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपके 80 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है? अब 80 मार्क्स तो ये हो गए, इसके अलावा 20 मार्क्स और आपके बच रहे हैं, तो पूरे साल के अंदर यहाँ पर आप फॉर्मेटिव असेसमेंट्स देते हैं, है ना? तो इसमें जहाँ पे आप पेन एंड पेपर टेस्ट या फिर मल्टीपल असेसमेंट हो सकते हैं, तो हर एक स्कूल में अलग-अलग तरीके से होता है। कई बार कुछ स्कूल 3 बार भी करा लेते हैं, कुछ 2 बार भी करा लेते हैं, तो ओवरऑल यहाँ पर जितने भी आप 20 मार्क्स के एग्ज़ाम देंगे, उसको 5 मार्क्स के इक्विवेलेंट कर दिया जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आपने मान लीजिए 3 बार दिया, तो 3 में से जो 2 वेस्ट होंगे, उसको 5 + 5 के इक्विवेलेंट करके यहाँ पे टोटल 10 मार्क्स आपके पास हो जाएँगे। इसके बाद आपने जैसे समर वेकेशन हुए, विंटर वेकेशन हुए, वहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क बनाया, तो वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड अप होके 5 मार्क्स बना देता है और आप एक लैब मैनुअल भी यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो ठीक है, उसका टोटल 5 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज है। तो इस तरीके से टोटल 20 मार्क्स हो जाते हैं आपके। तो ओवरऑल 80 + 20 हम करेंगे तो यहाँ पर आपके रिजल्ट में 100 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएँगे। अब देखिए इस साल सीबीएसई ने क्या कहा है कि अभी तक जो हमने टॉपिक्स डिलीट करे थे, उन सारे टॉपिक्स को हम दोबारा से री-इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वो जो टॉपिक्स हैं केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए आपके यूज़ होंगे, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पर अ, पढ़ सकते हैं, द फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस बट विल बी असेस्ड ओनली फॉर्मेटिवली टू रीइंफोर्स द अंडरस्टैंडिंग विदाउट एडिंग टू द समेटिव असेसमेंट। यानी कि जो भी अब टॉपिक्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए आपको पढ़ाए जाएँगे। लेकिन जब आपके समेटिव असेसमेंट वाले एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि हाफ ईयरली या फिर फाइनल एग्ज़ाम होंगे, उसमें ये टॉपिक्स नहीं आने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि होता क्या है कि जब हम आने वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे क्लास 10th के अंदर, तो वहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जो कि इन सारे टॉपिक्स को रिलेट करते थे और आपको इनके बारे में पता नहीं होता था। तो आपकी जो लर्निंग है वो बेटर हो सके, तो इस बार सीबीएसई ने दोबारा से इन सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिख रहा है कि स्कूल्स कैन इंटीग्रेट दीज विद द एग्जिस्टिंग चैप्टर्स एज दे अलाइन वेल रिलेवेंट एनसीईआरटी टेक्सचुअल मटेरियल्स इनक्लोज फॉर रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है कि अब आपको क्या-क्या पढ़ना है। तो जब हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पर मैं आपको बता ही चुका था कि ऑलरेडी जो एनसीईआरटी बुक थी आपकी ओल्ड वाली, उसमें जो सारे टॉपिक्स थे वो ऑलरेडी ऐड अप कर दिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको सब कुछ पढ़ना है। फिर अगर हम अलजेब्रा वाली बात करें, तो अलजेब्रा के अंदर जो आपका थर्ड चैप्टर था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में एक टॉपिक होता था, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और फिर कुछ क्वेश्चंस होते थे हमारे पास, जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शन के थे या अलजेब्रिक या ग्राफिकल सॉल्यूशंस थे, जिनको साइमल्टेनियसली करना होता था। ये पार्ट नहीं था, है ना?
तो आप याद रखिएगा कि अगर आपके स्कूल के अंदर ये वाला पार्ट पढ़ाया जा रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो केवल आपसे फॉर्मेटिव असेसमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएँगे। अब अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक प्लॉटिंग वाला पार्ट होता था, जो कि लास्ट एक्सरसाइज थी। ये भी अगर आपको स्कूल में पढ़ाई जाएगी, तो केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगी और समेटिव असेसमेंट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएँगे। फिर आपका जो लाइन्स एंड एंगल वाला चैप्टर था, इसमें कुछ थ्योरम्स थी जिसका प्रूफ स्किप कर दिया गया था। वो सब भी यहाँ पर आपको दोबारा से पढ़ाने को कहा गया है। इससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगा, ठीक है? और समेटिव असेसमेंट में नहीं पूछा जाएगा। फिर ट्रायंगल वाले चैप्टर में जो इनइक्वालिटीज़ वाला पार्ट था, ये भी आपको पढ़ाया जा सकता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, लेकिन समेटिव असेसमेंट में नहीं आएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर एक चैप्टर होता था एरियाज़ ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, ठीक है? ये नई बुक के अंदर से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन सीबीएसई आपसे यहाँ पे फिर से कह रही है कि आप क्या करेंगे, इसको पढ़ सकते हैं, यानी कि इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं। देखिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है, जब हम क्लास 10th में आते हैं, तो यहाँ पर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ने के लिए एक थ्योरम हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जो कि इस चैप्टर का पार्ट है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर चाहे तो आपका जो स्कूल है, वो आपको इन सारे चैप्टर्स को यहाँ पे पढ़ाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही पूछे जाएँगे। ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर आपके पास सर्किल है। सर्किल में जो बेसिक डेफिनेशन वाला पार्ट था, है ना, वो स्किप कर दिया गया था समेटिव असेसमेंट में से, लेकिन दोबारा से कह दिया गया है कि इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए पढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से एक चैप्टर था कंस्ट्रक्शन वाला, ये डिलीट कर दिया गया था, लेकिन फिर से कहा गया है कि इससे आपके जो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो डेवलप होते हैं, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए आपका स्कूल आपको उसको पढ़ा सकता है। फिर मेंसुरेशन के अंदर जो एप्लीकेशंस थी, है ना, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स थी हेरोन्स फार्मूला वाले चैप्टर में, वो भी आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए पढ़ाई जा सकती हैं। सिमिलरली सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो क्यूब, क्यूबॉइड या फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर वाला पार्ट था, वो भी आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए पढ़ाया जा सकता है। लास्ट में फिर लास्ट यूनिट हमारे पास स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी थी। स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो बेसिक आप पढ़ते थे मीन, मीडियन, मोड वगैरह, ठीक है? वो दोबारा से आपको पढ़ाने को कह दिया गया है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। और प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर डिलीट कर दिया गया था। इसमें आपको जो क्लासिकल डेफिनेशन थी, ठीक है, उसको पढ़ना है। अब ये याद रखिएगा, आपने ये देखना है कि आपका जो स्कूल है, क्या वो इन टॉपिक्स को स्किप कर रहा है? अगर आपको स्किप किए जा रहे हैं, तो आप उसको रहने दीजिएगा। लेकिन अगर आपको वो टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, तो ये याद रखना है कि इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, इसके क्वेश्चंस केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट में पूछे जा सकते हैं। आपके हाफ ईयरली या फिर फाइनल एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्रिस्क्राइब बुक्स की। सबसे पहले जो आपकी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, वो यहाँ पर आपको पढ़नी है। इसके अलावा जो लैब मैनुअल होती है ना, उसके अंदर जो गाइडलाइंस हैं टॉपिक से रिलेटेड, या जो एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हैं, उसमें मेनली आपको ये समझाने की कोशिश करी जाती है कि जो फॉर्मुलेज या फिर कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से ड्राइव होते हैं। तो वहाँ से आपकी जो लैब मैनुअल है, ये दोनों ही पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, और लास्ट में जो आप थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर होते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैनल के अंदर भी अभी एक एक करके सारे चैप्टर्स को हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, चाहे वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हों या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हों। ठीक है, तो आप इस चैनल को बने रहिएगा इन सारी चीज़ों के लिए। अब हम बात करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ आपको पढ़नी है और कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ यहाँ पर आपको स्किप करनी है। अगर हम चैप्टर 1 की बात करें, ठीक है? अभी जहाँ पे जो मैं आप को चीज़ें मार्क करा रहा हूँ, ये ओल्ड एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। ओल्ड एनसीईआरटी बुक के अंदर टोटल 15 चैप्टर्स हैं, नई बुक के अंदर केवल 12 चैप्टर्स हैं। तो जिन बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक है, उसमें जो चैप्टर 1 है, उसकी सारी एक्सरसाइज़ेज़ आप पढ़ेंगे सबमिटिव असेसमेंट के लिए, यानी कि हाफ ईयरली और फाइनल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? चैप्टर 2 के अंदर भी सारी एक्सरसाइज़ेज़ आप पढ़ेंगे, चाहे सबमिटिव असेसमेंट हो, चाहे फॉर्मेटिव असेसमेंट हो। लेकिन जब हम चैप्टर 3 पे आएँगे, तो हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम के लिए आपको केवल एक्सरसाइज 3.1 3.2 पढ़नी है, लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए आप फिर सारी एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे 3.1 3.2, और स्पेशली यहाँ पर क्या पूछ ली जाएगी 3.3। लेकिन 3.3 एक्सरसाइज आपके फाइनल एग्जाम के अंदर या हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जा सकती। फिर अगर हम चैप्टर 4 की बात करें, तो चैप्टर 4 के अंदर केवल एक ही एक्सरसाइज है 4.2 वाली, जो कि आपकी हाफ ईयरली या फिर फाइनल एग्जाम के अंदर आ सकती है। लेकिन अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें, तो यहाँ पे 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 सारा ही आपसे पूछा जा सकता है।
चैप्टर 5 के अंदर एक्सरसाइज 5.1 आपको पढ़नी है और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी आ सकती है। चैप्टर 6 के अंदर एक्सरसाइज 6.1, 6.2 आप पढ़ेंगे हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम के लिए। लेकिन एक्सरसाइज 6.3 केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगी। इसी तरीके से चैप्टर 7 के अंदर 7.1, 7.2 हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम में पूछी जा सकती है। और इन दोनों एक्सरसाइज के साथ-साथ ये 3 एक्सरसाइज और हैं जो कि आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में इस चैप्टर से आ सकती हैं, अगर आपको वो टॉपिक पढ़ाए गए हैं। चैप्टर 8 के अंदर आपको सारी एक्सरसाइजेस पढ़नी है, चाहे समेटिव असेसमेंट हो, चाहे फॉर्मेटिव असेसमेंट हो। चैप्टर 9 नई बुक के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पुरानी बुक के अंदर है। तो समेटिव असेसमेंट के अंदर तो ये नहीं आएगा, लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट अगर आपको पढ़ाया जा रहा है, तो इसकी सारी एक्सरसाइजेज आप यहाँ पर पढ़ेंगे। चैप्टर 10 के अंदर सारी एक्सरसाइज आपको पढ़नी है, चाहे समेटिव असेसमेंट हो, चाहे फॉर्मेटिव असेसमेंट। चैप्टर 11 के अंदर अ, पुरानी बुक में नहीं है, लेकिन नई बुक के अंदर पुरानी बुक के अंदर जो चैप्टर 11 है वो है और नई बुक के अंदर नहीं है। तो चैप्टर 11 जो है डिलीट कर दिया गया है समेटिव असेसमेंट के लिए, लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए आप सारी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। चैप्टर 12 के अंदर एक्सरसाइज 12.1 आपको पढ़नी है और फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप 12.2 वाली भी ऐड अप कर देंगे। चैप्टर 13 के अंदर आप एक्सरसाइज 13.3, 13.4, 13.7 और 13.8 ये आप पढ़ेंगे समेटिव असेसमेंट यानी कि हाफ ईयरली और फाइनल के लिए। लेकिन अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपको क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर वाला पार्ट पढ़ाया गया है, तो फिर आपको सारी एक्सरसाइजेज यहाँ पर पढ़नी है। इसी तरीके से जो चैप्टर 14 है आपका स्टैटिस्टिक्स वाला, उसमें केवल एक्सरसाइज 14.3 पढ़ेंगे हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम के लिए। और अगर मीन मीडियन मोड वाला कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया गया है, तो फिर आप 14.1, 14.2, 14.3 और 14.4 को फॉर्मेटिव के लिए पढ़ेंगे। चैप्टर 15 आपका डिलीटेड है प्रोबेबिलिटी समेटिव पार्ट के लिए, लेकिन फॉर्मेटिव पार्ट के लिए अगर आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, फिर पूरा ही चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ध्यान से आप एक बार वीडियो को देखना तो आपको समझ में आएगा किस पार्ट को पढ़ना है, किस पार्ट को यहाँ पर नहीं पढ़ना है। ठीक है? तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, कुछ स्कूल्स इस सिलेबस को फॉलो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो आपको अपने स्कूल में भी देखना है कि क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है और क्या चीज़ पढ़ाई नहीं जा रही है। ठीक है? तो मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपके जो डाउट्स थे सिलेबस को रिलेटेड, यहाँ पर वो आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट अभी भी आपका बच रहा है या फिर कोई और टॉपिक है जो आप हमसे डिस्कस कराना चाहते हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। उन सारे ही डाउट्स को हम आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने आपके लिए एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करा है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे इस रिसोर्स ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेटर होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।